तो आज के सवाल की 3 चीजें हो गई। तो पहला काम करना है, तुमको क्या बताना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस तथा उनमें अंतर। पहला सवाल है ये। दूसरा सवाल, दिक्जालक या इकाई सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल, इकाई सेल कितने प्रकार का होता है, समझ गए। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है, और उन सभी प्रकार में पहला नंबर घटक कणों की संख्या बतानी है। कहने मतलब जब इकाई सेल का 3 प्रकार लिखोगे तो पहला प्रकार लिखना, फिर उसमें लिखना इतने घटक कण होते हैं, और उसके बाद इसकी त्रिज्या और कोर लंबाई में निम्नलिखित संबंध होता है, सूत्र भी लिखवाया गया है, तो लिख लेना दोनों, ठीक है ना। तो ये चीज तुमको करके आना है इतना, बाकी चीजें कल देखेंगे। इतना बहुत है, अभी लिखोगे तो समझ जाओगे, कम से कम 2-3 पेज हो चुका है, ठीक है ना। तो करके आओ इसको कल चेक करेंगे, तब तक हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। चलो कहां तक पहुंचे फिजिकल हम लोग अपने सिलेबस में। हाँ, ये हमने देखा था लिगेंड की संख्या का प्रदर्शन। पहले लिगेंड का नाम पढ़े थे। लिगेंड के नाम में हमने देखा कुछ धनावेशिक, कुछ ऋणावेशिक, कुछ उदासीन। तो उदासीन का हमने कहा कि उनका सामान्य नाम ही प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ उदासीन ऐसे थे जिनको कुछ विशेष नाम दिया गया था, और वही लगभग सवाल में आते भी हैं, जिनका विशेष नाम हमने प्रयोग किया था, जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, ये तुम्हारा वो कौन सा था, NO हो गया, NO2 हो गया, यही सब साधारण यौगिकों में आते भी हैं, इसलिए इनको याद रखना विशेष रूप से, ठीक है ना। तो अभी तो कहां तक पहुंचे हम लोग, इसमें हमने कहा कि इनकी संख्या का प्रदर्शन कैसे करें। अब तो बात हो गई कि बड़ा कोष्ठक की बात हुई, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु था और फिर यल था। तो अभी तक के सवाल में तो यल की बात हम लोग कर लिए, और यल की संख्या का भी बात कर लिए कि यल की संख्या क्या है। कौन बचता है जी अब, यम। अब यम का नाम लिखेंगे। अब यम का नाम 2 प्रकार से लिखा जाता है। कैसे जी, यम का नाम 2 प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि संकुल भी तो हमारा 2 तरीके से था। संकुल भी हमारा 2 तरीके से था, एक बार पहले था और एक बार बाद में था कि नहीं था, ये ध्यान देना, बैठे रहो। एक बार पहले था और एक बार बाद में था। संकुल हमारा 2 तरीके से था, इसलिए नाम भी 2 प्रकार से होगा, कि जब संकुल पहले हो तब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और जब संकुल बाद में हो तब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, क्योंकि दोनों बार अलग अलग होगा। जैसे तुम साधारण यौगिक का नाम लिखते हो, तो जब कोई धनायन होता है तो उसका साधारण नाम लिख देते हो, और जो ऋणायन होता है उसके नाम के अंत में कुछ चीजें लगाते हैं, जैसे आइड लगाते हैं, एट लगाते हैं, आइड लगाते हैं, हाइपो लगाते हैं, पर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। वैसा इनके साथ भी होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु जब पहले वाले में रहेगा तब क्या नाम लिखेंगे, बाद वाले में रहेगा तब क्या नाम लिखेंगे। तो अब अगली हेडिंग लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया ना, अर्थात संकुल के नाम की समाप्ति। अर्थात संकुल मतलब जटिल आयन, अर्थात संकुल के नाम की समाप्ति। अर्थात संकुल के नाम की समाप्ति हो गया ना। तो अब देखो, यही तो हमारा बड़े कोष्ठक वाला जो था वही तो संकुल था। अब इस संकुल में 2 चीजें थी, एक था केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा था लिगैंड। तो हमने पीछे बताया कि किसी संकुल अर्थात जटिल आयन का नाम लिखते समय पहले हम लिगैंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, उसका समाप्त हो जाता है। वही तो बात हुई, चाहे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पढ़े चाहे कहे संकुल के नाम की समाप्ति। तो अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम 2 प्रकार से लिखते हैं, तो इसके अंदर लिखो
किसी संकुल अर्थात जटिल आयन, किसी संकुल अर्थात जटिल आयन, किसी संकुल अर्थात जटिल आयन, हो गया ना, जटिल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम दो प्रकार से लिखते हैं। में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम दो प्रकार से लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम दो प्रकार से लिखते हैं। हो गया ना, पहला नंबर लिखो इसमें, पहला नंबर जब संकुल पर धनावेश हो, जब संकुल पर धनावेश हो, जब संकुल पर धनावेश हो अर्थात संकुल पहले हो, जब संकुल पर धनावेश हो अर्थात संकुल पहले हो, पहले हो गया ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु का, तो केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम लिख देते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम लिख देते हैं और कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक के द्वारा लिख देते हैं। कहां तक हो गया? हाँ, कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक के द्वारा लिख देते हैं। अब सारे नियम तो हो चुके हैं। अब जैसे एक यौगिक का नाम ही क्यों न लिख दिया जाए पहले। मान लो इस तरह से हो, CO NH3 थ्राइस और फिर H2O ट्वाइस और उसके बाद Cl। गलत गलत तो लिख दिए हैं। क्यों गलत गलत लिखे जी? क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, पहले ऋणावेशित लिगेंड होना चाहिए ना। चलो अब सही है, ठीक है। चलो अब देखो नाम कैसे लिखा जाए, धनावेशित लिगेंड है ना, तो पहला चीज तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या तुम्हें पता होनी चाहिए। अब हमने कहा था ना IUPAC नाम 2 नंबर का लिखने के लिए देता है, तो आसान नहीं है कि एक लाइन में लिख दिए नाम उसके बाद काम हो गया। पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तब कोई काम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कुछ खास नहीं करते हैं, दिमाग से निकालते हम लोग। H2O का 0, इसका भी 0, इसका तो कोबाल्ट का क्या मानोगे X, तो इसका कोबाल्ट का X मान लिए, Cl का -1 हो गया और इनका तो 0 ही है और बराबर आवेश लिखना है +2। आवेश को बराबर करके लिखते हैं ना, -1 उधर जाएगा तो +1 मतलब कितना आ गया कोबाल्ट का +3। तो याद किए रहो, हमको +3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा तो थोड़ा अच्छे से लिख के निकाल लेना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल रहेगा। अब देखो नाम कैसे लिखोगे। इसका नाम लिखते समय हमने कहा पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम लिखने के लिए कितने लिगेंड हमारे पास है, 1, 2 और 3। तो हमने क्या कहा था, अगर लिगेंडों की संख्या 1 से अधिक होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम इनका पहले IUPAC नाम देख लो। Cl का नाम क्या जानते हो, क्लोरो, पढ़े थे। उसके बाद इसका नाम जानते हो एमीन,
और इसका नाम जानते हो एक्वा। तो तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? ABCD पढ़ते पहले नहीं पढ़ते हो? पहले ए पढ़ते हो ना। अब ए से दो ठो शुरू है तो इनका दूसरा देखोगे, इसमें यम है, इसमें क्यू है। कौन पहले आता है जी? यम आता, क्यू आता है? याद है ABCD? अब देखो, पहले एमीन लिखना है। अब लिखो एमीन, लिखे। अब एमीन की संख्या को हम उसके पूर्व अलग से प्रदर्शित करेंगे। क्या है जी इसकी संख्या? 3 है। तो सामने क्या लिखेंगे? मतलब हो गया ट्राई एमीन, हो गया ना। उसके बाद एक्वा आया, तो कई ठो एक्वा है जी, तो डाई एक्वा लिख दो, हो गया ना। उसके बाद Cl का नाम क्लोरो, फिर क्या होगा? नाम हो गया ना पूरा लिगेंड का। अब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम पे आओगे तो संकुल पर कैसा आवेश है? धन आवेश। तो संकुल पर धन आवेश है तो इसका साधारण नाम लिखोगे। क्या नाम जानते हो इसका? कोबाल्ट। तो लिख दोगे कोबाल्ट, लिख दिए। कोष्ठक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक के द्वारा लिख दो। कितना बताए थे इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी हम लोग? 3। तो रोमन अंक के द्वारा 3 लिख देना है। अब चूंकि इस पे आवेश लगा है ना, तो ये आयन है, तो अंत में क्या लिख देना है? आयन। अब अगर हिंदी में लिखना चाहते तो ऐसे लिखोगे, ट्राई एमीन। लाइन टूटनी नहीं चाहिए, पूरा नाम एक ही साथ चलेगा। डाई एक्वा, हो गया ना। क्लोरो, हो गया। उसके बाद कोबाल्ट, और फिर इधर थर्ड, और उसके बाद आयन। ये नाम होगा इस तरह से। दिखाई दे रहा है ना? छोटे बच्चों वाला, मतलब पूरा लाइन एक बार खींच देंगे, उस पर तब लिखेंगे। लाइन अलग नहीं होनी चाहिए, ध्यान दिए रहना। क्योंकि जब हम किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर कुछ जगह छोड़ के ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे नमक का नाम लिखते हो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम लिखने के बाद कोई जगह छोड़ के क्लोराइड लिखते हो, तो क्लोराइड में हम पूरा एक ही साथ लिखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, जो संकुल का नाम लिखा जाएगा ना, पूरा नाम एक ही साथ लिखना, लाइन को अलग मत करना। समझ गए? याद रखे रहो। और अगर आवेश लगाए तो अंत में क्या लिखना पड़ेगा? आयन लिखना पड़ेगा। आवेश नहीं लगा तब नहीं लिखना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया संकुल पर धनावेश वाले का नाम। ये जो हमारी केंद्रीय धातु परमाणु थी, इसका हमने साधारण नाम लिखा कोबाल्ट। अभी ऐसा देखेंगे, जब संकुल पर ऋणावेश आ जाए तब क्या करेंगे। तो नोट कर लो पहले इसको, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे करके दूसरा नंबर लिखो। नहीं, यू रहता है, यू। कहां तक लिखे जी? दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, जब संकुल पर ऋणावेश हो, जब संकुल पर ऋणावेश हो, जब संकुल पर ऋणावेश हो गया ना। अर्थात संकुल बाद में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो ऋणावेश नहीं दिखा, क्योंकि यौगिक है तो ऋणावेश नहीं दिखेगा हमको। अर्थात संकुल बाद में, उसमें पहले वो लिखा है ना अर्थात करके, अर्थात संकुल बाद में हो गया ना। तो धातु परमाणु के नाम के अंत में, तो धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 जोड़ देते हैं। 8 ATE,
8 जोड़ देते हैं तथा कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक के द्वारा लिख देते हैं। 8 जोड़ देते हैं तथा कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक के द्वारा लिख देते हैं। हो गया ना? हो गया? देखो अब जैसे जैसे हो गया। ऋणावेशित संकुल होने पर कुछ का लिख लो, तब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे ऋणावेशित संकुल होने पर कुछ केंद्रीय धातु परमाणुओं के नाम केंद्रीय धातु परमाणुओं के नाम इधर सामने दिखा, ले जाओ उसको। हो गया जी। AU का लिखते हैं ऑरेट, ZN का लिखते हैं जिंकेट, प्लेटिनम का लिखते हैं प्लेटिनेट। ये सब ऋणावेशित संकुल होने पर नाम है, ध्यान देना। NI का लिखते हैं निकिलेट, कोबाल्ट का लिखते हैं कोबाल्टेट, जैसे देखो Fe CN ट्वाइस कर देते हैं और फिर EN ट्वाइस। नहीं हो पाएगा? अच्छा, ये संकुल है इस प्रकार से, इसका नाम लिखना है। और ऋणावेशित संकुल है तो पहले तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता कर लो जी तनी। Fe का क्या मानेंगे? F। CN का 4 गुणा -1, EN का 0 और बराबर -1। इधर -4 उधर -1 है, -1 ये -4 उधर जाके +4, कुल मिला के कितना बचा? +3। मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा बताना, तब विस्तार से पूरा बताएंगे। यस सर। अब देखो नाम लिखेंगे, पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे। तो एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है और साइनो इसका नाम है। एथिलीन डाइएमीन E से शुरू होता है और ये साइनो C से शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है पहले यही आएगा। अब ये कई है, 4 है, तो टेट्रा, उसके बाद साइनो, और इसका नाम हमने क्या कहा था, कैसे लिखना है? इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। अब इसके नाम में ही आ गया ना डाई या ट्राई, तो हमने कहा था इसके नाम को कैसे लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में लिखते हैं ना
मतलब लिखो ऐसे पहले, एथिलीन डाई एमीन। अब एमीन मत लिखना, केवल एमीन। हो गया ना? अब इसको पूरा मिला दो एक साथ और फिर खत्म हो गया ना? Fe का नाम लिखना है। अब इसको देखो पूरे को एक साथ इस तरह से कोष्ठक में कर दो। हो गया ना? जिससे पता चले कि ये पूरा एक ही लिगेंड है, एथिलीन डाई एमीन। हो गया ना? उसके बाद Fe का नाम क्या लिखोगे? इस बार फेरेट लिखेंगे, क्योंकि संकुल पर कैसा आवेश है? माइनस। अभी धनावेश होता ना तब Fe का नाम आयरन लिखते, साधारण नाम उसका आयरन होता है ना, तब वही लिखते। लेकिन यहाँ पे हम फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेरेट। और 20 का ऑक्सीकरण संख्या क्या थी? थर्ड। और उसके बाद आयन। हो गया ना? ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ फेरस फेरिक से हमसे नहीं मतलब है कि 3 प्लस बनाया तो फेरिक लिखेंगे, 2 प्लस बनाया तो फेरस लिखेंगे। हमने ऑक्सीकरण संख्या कोष्ठक में लिख दिया ना, उससे हमसे क्या मतलब? फेरस फेरिक लिखने से क्या मतलब है? फेरिक लिखने का मतलब फेरिक लिखते तो सीधे पता चल जाता है कि 3 है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन हमको यहाँ उससे नहीं मतलब है फेरस है कि फेरिक है, हमको इससे मतलब है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, वो हमने कोष्ठक में लिख दिया रोमन अंक से। 3 है और अंत में एच लगाना है हमको, फेरेट। हो गया? तो इस प्रकार से इनका नाम होगा। अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आया तो उसका नाम कहाँ लिखना होगा? कोष्ठक में लिखना होगा। लाइन कटनी नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं कि कोष्ठक में लिखना लाइन तोड़ दो, लिखो पूरा, उस पर कोष्ठक लगा दो एक बार, हो जाएगा ना? नोट कर लो। हाँ, उसमें भी लगाना होगा, कोष्ठक वहां भी लगाओगे। हिंदी यहाँ के लिए सही है, क्योंकि अभी लिगेंड का नाम ऐसा ऐसा आने लगेगा तो पता चला उसका इंग्लिश ही नाम लिखते रह जाओगे। अब जैसे वो आ गया एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, पता चला उसका अंग्रेजी नाम लिखे लिखते ही रह जाओगे, गलत कर दी पूरा काट देगा नंबर ही। इससे बढ़िया हिंदी लिख लो। नीचे की इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। यदि संकुल के पहले हाइड्रोजन जुड़ा है तो, यदि संकुल के पहले हाइड्रोजन जुड़ा है तो हो गया ना? अब देखो तो के आगे की चर्चा करते हैं। इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। फास्फोरिक अम्ल। तो अब कुछ दिख रहा है? हमने यहां पर हाइड्रोजन का नाम नहीं बोला, दिखाई दे रहा है? और ये है क्या? अम्ल है। जब जल में जाते हैं तो H+ देते हैं और एक ऋणायन देते हैं, ठीक है ना? तो वही तो बात हमने किया यहां पर कि अगर संकुल के नाम के पहले हाइड्रोजन जुड़ जाए, जैसे मान लो ये सूत्र है एक H2PtCl6, संकुल के नाम के पहले क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। अब तनिक इसको जल में ले जाके तोड़ो तो कैसे टूटेगा? बड़ा वाला तो टूटता ही नहीं है, वो तो अपने एक ही साथ रहता है। यही छोटा वाला टूटता है H+ बना के, दिखाई दे रहा है? और इसके ऊपर 2+ है तो कितना माइनस आएगा? इस पे 2 माइनस। मतलब इसने दिया क्या? अरे H+ आयन दिया था, 2+ आयन 3+ आयन कर रहे हो। H+ आयन दिया और जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अर्थात जब संकुल के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा जी? और अम्ल का नाम लिखते समय क्या हाइड्रोजन का नाम लिखे? नहीं लिखे। मतलब इसमें H का नाम नहीं लिखा जाएगा, केवल किसका नाम लिखा जाएगा? संकुल का नाम लिखा जाएगा। लिखा जाएगा ना? अब देखो, जब SO4 था यहां लिगेंड के रूप में तो सल्फेट लगता था, 8 लगता था ना, लेकिन जब इसका अम्ल बना तो हमने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल, इक लगाए। क्या लगाया जी?
इक, तो वही काम हम यहां करेंगे। अब एट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे अंत में? इक अम्ल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक अम्ल। कैसे? हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखो। तो इसमें पहले किसका नाम लिखा जाएगा? पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। कैसे है जी? तो हेक्सा क्लोरो हो गया ना। अब वैसे होता तो ये लिखा गया होता प्लेटिनेट, लिखा गया होता ना, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट लिखा गया था, साधारण होता तब। लेकिन हमने कहा इसके नाम के पहले क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एट ना जोड़ के क्या जोड़ेंगे जी? हम इक अम्ल जोड़ेंगे। ठीक है ना। और यहाँ कोष्ठक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो लिखनी ही पड़ेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, तब तक कितना आ रहा है? हाइड्रोजन का क्या आता है जी? प्लस, और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? +2। और Cl का होता है -1, तो कई है 6 -6 हो गया। दोनों एक ही तरफ है ना, तो -6 में +2 घटा कितना बचा? -4, जो उधर जाएगा तो +4, अर्थात प्लेटिनम का यहाँ कितना आने वाला है? +4। ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है। आधे लोग कंफ्यूजन में आके हाइड्रोजन का भी नाम लिख दे और इसमें 8 लगा देंगे, समझ गए? वैसे नहीं लिखना है इसका। अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते, और संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या लगा देते हैं? इक अम्ल लगा देते हैं, और कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखे रहते हैं। तो लिखो इसमें, कहां तक लिखे जी? हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हो गया ना। तो हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते हैं। तथा संकुल का नाम लिखकर हो गया ना, धातु परमाणु के नाम के अंत में, धातु परमाणु के नाम के अंत में, धातु परमाणु के नाम के अंत में इक IC अम्ल जोड़ देते हैं। अम्ल इक IC अम्ल जोड़ देते हैं। हो गया ना। और कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक से लिख देते हैं, और कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक से लिख देते हैं। है ना, नोट कर लो। ये वाला एग्जाम्पल, जैसे में H2PgCl6, तो हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखना है, केवल लिखना है हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक 4 अम्ल। ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। तो 30 के बाद क्या बना है वो सब मत लिख लेना, तो जो समझाया इसी नाम लिखने से मतलब है ना। चैप्टर खत्म। 2-3 दिन, 3 या 4 दिन लगेगा, 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। वही पढ़ना है हमको, क्या बोलते हैं, सिद्धांत पढ़ना है, संकुल यौगिकों के बनने का सिद्धांत का चैप्टर खत्म हो जाएगा।
हो गया जी। चलो अब लिखो आगे हेडिंग, कुछ जटिल यौगिकों की IUPAC नाम। अच्छा, अगर नाम से संरचना बनाना हो तो बना सकते हो। नाम से संरचना बनाने के लिए अगर कहा दिया जाए तो बना सकते हो। हमने पढ़ा है कक्षा 11 में यौगिकों का IUPAC नाम लिखा क्यों जाता है। जो यौगिकों का साधारण नाम होता है, साधारण नाम से तो हमको केवल उसके गुण पता चल जाते हैं, जो हम रासायनिक गुण पता कर लेते हैं। लेकिन अगर नाम से हमको संरचना पूछ दिया जाए, चाहे उसमें समूह पूछ दिया जाए, तो क्या बता सकते हैं साधारण नाम से। जैसे हम कह दें कि ये फॉर्मिक अम्ल, सूत्र बताओ क्या होगा। फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में, इसीलिए उसके काटने के बाद जलन महसूस होती है हमें, क्योंकि जब काटती है तो हमारे शरीर में अम्ल छोड़ती है, और जब हमारे शरीर पर अम्ल पड़ेगा तो वो जल निकालने लगता है, तो जलन हमें महसूस होती है। तो इतना ज्यादा अम्ल नहीं छोड़ पाती है, जल जाए, इसीलिए खुजली होती है। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH। अब नहीं सुने हो तो नहीं बता सकते हो, लेकिन अभी हम कहें मेथेनओइक अम्ल, मेथेनओइक अम्ल, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुरंत बता सकते हो। मेथ लगा मतलब कितना कार्बन रहेगा, एक कार्बन। एन लगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड को मतलब ही नहीं है। ओइक अम्ल, एक कार्बन है, और ओइक अम्ल का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है ना। तो एक ही कार्बन है और उसी को COOH में बदल देना है। अब COOH की संरचना इस प्रकार से होती है। तो इस कार्बन के कितने बंध पूरे हुए, 3 बंध पूरे हुए ना, एक खुला हुआ है, एक बचा हुआ, किससे पूरा कर देते हैं, हाइड्रोजन से। यही मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है HCOOH, देख रहे हो ना, ये प्रकार। तो कहने का IUPAC नाम वास्तव में बनाया किस लिए गया था कि नाम से हम आसानी से उसकी संरचना बना सके। अर्थात संरचना कितनी भी बड़ी दिख जाए तो उसका नाम लिख दे, या नाम दिख जाए तो उसकी क्या बना दे, संरचना बना दे। तो वैसा यहां भी कर सकते हो। जैसे यहां पे हमने कहा टेट्रासाइनोएथिलीन डाइएमीन फेरेट थर्ड आयन। अब उसके बाद इसकी संरचना तुम कैसे बना सकते हो। ये ऊपर वाला मान लो तुम्हारे पास नहीं है, तुमको इसमें पता है कौन क्या है। जो अंत में फेरेट लिखा गया वो समझ चुके हो कि केंद्रीय धातु परमाणु है। इसका मतलब हमको उसे सबसे पहले लिखना होगा, सूत्र लिखते समय लिखना होगा। उसके बाद ये लिगेंड है, तो अब लिगेंड में हमको पता है पहले ऋणावेशित लिगेंड लिखते हैं, फिर उदासीन लिगेंड लिखते हैं। तो लिगेंड में कौन कौन से नाम दिखे, एक टेट्रासाइनो दिखा और एक एथिलीन डाइएमीन दिखा, दिख रहा है ना। तो टेट्रासाइनो, साइनो मतलब CN- होता है। तो अब CN- ऋणावेशित लिगेंड है, इसलिए उसको पहले लिखोगे। तो CN- लिख दिए, वो भी टेट्रा लगा है सामने इसलिए 4 लगा दिए। फिर कहा इसमें एथिलीन डाइएमीन दूसरा लिगेंड है, तो एथिलीन डाइएमीन EN को लिख दो, लिख दिए। और कोई है इस पे नहीं है। अब यहां पे आवेश लगाना है, तो आवेश फिर से निकालना पड़ेगा तुम्हें। अब Fe की कितना है, यहां पे कोष्ठक में दिया गया है 3। Cn की क्या होती है, 1 माइनस, तो 4 Cn है तो 4 माइनस हो गया, 4 माइनस और 3 प्लस, बचेगा कितना, -1 बचेगा ना, मतलब +3 है और -4 है, तो क्या 7 हो जाएगा। अरे -1 बचेगा ना। En का तो 0 ही है क्योंकि उदासीन है, इसके ऊपर कैसा आवेश लग गया, माइनस आवेश, बन गया सूत्र। ये सही गलत है माना जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान देने वाली बात है, नाम से सूत्र भी बना सकते हो। इसका हो सकता है पूछ लिया जाए, एक संकुल यौगिक का IUPAC नाम ये है तो उसका सूत्र बनाइए। तो ध्यान दिए ना कैसे बनाना है तुमको। पहले सबसे अंत में देखना केंद्रीय धातु परमाणु दिख जाएगी, और फिर लिगेंड जितने होंगे उनको क्रम से व्यवस्थित कर देना, और जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या वहां निकाले थे वैसे ही इस पर आवेश निकाल देना, हो जाएगा बस। अब आते हैं हेडिंग क्या लिखे, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी कर सकते हो, 2 माइनस अगर लगाना है तो 2 बार माइनस भी लगा सकते हो, ये भी सही है। 3 बार भी माइनस लगा सकते हो, 3 बार प्लस भी लगा सकते हो, ये भी सही है। तो हम लोग साधारण रूप से समय बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए
सीधे सीधे लिख देते हैं, सही तरीका यही है। चलो अब कुछ जटिल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखा जाए। कॉलम बना लो फटाफट। पहला आता है तुम्हारा CO Cl2 NH3 4 और इसके ऊपर प्लस। शुरू हो जाओ। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या इसकी ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कोबाल्ट की क्या मानोगे, यक्स। Cl की संख्या कितनी है, 2 गुणा Cl का कितना होता है जी, -1 होता है, और प्लस NH3 का कितनी संख्या है, 4, लेकिन कितना होता है अमोनिया जी, 0, क्योंकि यौगिक है। और बराबर क्या बचा हुआ है, +1 बचा हुआ है ना। तो यक्स हो गया, -2 हो गया, +0 हो गया, बराबर +1 हो गया, -2 उधर जाके +2 हो गया, अर्थात कितना आ गया, +3 आ गया। तो पहले निकालना पड़ेगा तभी नाम लिख सकते हो, इसीलिए वो तुमको 1 नंबर दे रहा है खाली नाम लिखने का। इतना मूर्ख नहीं है, कितना आसानी दे देगा तुमको 1 नंबर। समझ गए, ध्यान दिए रहना। अब देखो नाम शुरू करते हैं। तो क्या होगा नाम, किसका नाम पहले लिखेंगे, इन दोनों में, तीनों में किसका नाम पहले लिखा जाएगा। पहले कोबाल्ट का लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे इसका, कोबाल्ट का नाम क्या लिखेंगे, 8 लगाएंगे, साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे, लिख दिए कोबाल्ट। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे अब, किसका नाम लिखेंगे अब, बताओ जी क्या कहेंगे, किसका नाम लिखा जाएगा पहले, पहले लिगेंड का, कौन से लिगेंड का, NH3 का कि Cl का, Cl का नाम क्या होता है, Cl का क्लोरो, कौन अक्षर से शुरू होता है, C से। और NH3 का नाम क्या है, एमीन, कहाँ शुरू होता है, कौन पहले आएगा, एमीन पहले आएगा। क्या नाम लिखेंगे, टेट्रा, तनी तेज बोलो, खाना नहीं खाया, खा दूंगा तुम्हें। अब ठंडी मौसम आ गया, रात को मम्मी बोल 2 रोटी ज्यादा बना दें, और सुबह साइकिल बैठो, तेल लगा लिया करो, नमक लगा लिया करो, तो खाते चले आया करो। ठंडी मौसम में सीख पड़ी रहती, कोई देखेगा नहीं, समझ गया, देखेगा अभी तो जैकेट पहने रहते, उसमें रख लेना। क्या हुआ नाम इसका, टेट्रा एमीन, उसके बाद डाइक्लोरो, आज छोड़ रहे हैं, कल किसी को नहीं छोड़ेंगे, जाने रहना, कल 2 बार धोइया होगी, तो काम नहीं करके आए तब कोबाल्ट हो गया ना। और कोष्ठक में क्या लिखोगे जी, 3rd आया था ना, और उसके बाद आए, तैयार करके आना कल पूरा, इसको 1 ठो लिख लो, बाकी चीजें कल करेंगे। तब तक कुछ दे देते हैं घर के लिए, 1-2 ठो घर से भी करके आ जाओ, नाम लिखने के लिए। इसका नाम पोटेशियम ही लिखा जाएगा। देखो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम लिख देंगे। क्या इसकी संख्या भी लिखते हैं जी,
नहीं लिखते, हमने कहा था सहायन की संख्या नहीं लिखते हैं, एग्जाम्पल बताया शायद। और उसके बाद इसका नाम कैसे लिखोगे? अब थोड़ी जगह छोड़ोगे तब तो शुरू करोगे ना, पहले धनायन का बाद में ऋणायन का। तो इसका नाम बताओ क्या होगा हेमंत कुमार? सुने नहीं कहा? पूछ रहे क्या लिखेंगे? पहले एफी का नाम लिखेंगे, टीएम का क्या नाम लिखेंगे? टीएम का साइनो। संख्या भी है कुछ उसकी, क्या नाम लगेगा छह के लिए? तो वही बोलना है, मतलब फिर धक्का दे तभी बोलोगे। एक्सा, फिर साइनो, और कोई है जी? नहीं है, एफी है ना? तो एफी का नाम आयरन, बाद में है संकुल। जब संकुल बाद में होता है तो ऋणावेशित होता है, और इसका नाम आयरन का क्या लिखा जाएगा तब? आयरन। आयरन फेरस नहीं होता है, फेरस का मतलब 2+ होता है, वो आयरन लिखेंगे। फेरेट हो गया, और कितना निकालेंगे जी इसका? इसका 6- हो गया, गलत लिख दिए, 3 करना ही पड़ेगा। तो इसका 6- हो गया, और इसका तुम्हारा 3+ हो गया, तो घटेगा तो 3- बचेगा, जो उधर जाके क्या होगा? +3, मतलब कितना आएगा जी? थर्ड। क्या आयन लिखेंगे आगे? आवेश कुछ दिख रहा है? आवेश नहीं लिखा तो आयन नहीं लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया? K3 का नाम पोटेशियम ही लिखे, 3 उसकी संख्या से मतलब हमसे नहीं था। फिर Fe6 में हेप्टासाइनो लिख दिए, Fe का नाम फेरेट लिख दिए, उसके बाद थर्ड लिख दिए, हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। नहीं, ये वाला ना, इस पर आवेश नहीं है, इस पर माइनस आवेश है। हम्म हम्म इन्हें का लिख के आओ, तब तक देखते हैं आगे।